गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऊर्जा के कुछ मुख्य स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, पारंपरिक फिलहाल हटा दीजिएगा, पारंपरिक आपको लास्ट टाइम में बता देंगे। इसमें सबसे पहला है जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई ऊर्जा के स्रोत, और उसमें सब हेडिंग होगी जिसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे वो है जीवाश्मी ईंधन। तो जीवाश्म क्या होता है? जो जीव जंतु या पेड़ पौधे मृत्यु हो जाती है जिनकी, या पेड़ पौधे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो मृदा में बहुत नीचे दब जाने के बाद करोड़ों वर्षों के पश्चात वो कोयले में या पेट्रोल इन आदि चीज़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि वो जीवाश्म सतह पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, तो वो कोयला बनता है। यदि वह समुद्र के तल पर होता है तो वो पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आपने इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, पॉइंट वाइज ही लिखते रहेंगे। पहला पॉइंट है जीवाश्मी ईंधन कोयला तथा पेट्रोलियम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे स्रोत हैं जिनको आप पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो एक बार समाप्त हो गए तो वो दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही क्या हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भविष्य में उनको संरक्षित रखने के लिए, बचा करके रखने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से दोनों ही ईंधनों की मांग बहुत ज़्यादा है। इनकी आपूर्ति भी लगातार पूरी की जाती है, जिस कारण ये पृथ्वी में धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गए, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, यानी आज भी हम सबसे ज़्यादा उपयोग कोयला तथा पेट्रोलियम का ही करते हैं, इसलिए इन्हें पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। लेकिन ये अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी ये समय के साथ समाप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम पारंपरिक स्रोतों से आगे सोचें कि ऊर्जा को और किन अलग स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, न केवल ये अनवीकरणीय स्रोत हैं इसीलिए इनको संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि इनसे बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं। तो आपने नेक्स्ट हेडिंग इसी में लिखनी है, हानियाँ, कि जीवाश्मी ईंधनों से क्या हानियाँ होती हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, आपने खुद लिखना है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, हानिकारक गैसें हमारे वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है जीवाश्मी ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होती हैं, और इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको पाठ 2 में भी बताया गया था। जब वर्षा का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की जगह गैस लिख दीजिएगा। ठीक है, केवल गैस लिखना है। गैसों के की जगह आपने लिखना है गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो ये कुछ मुख्य हानियां हैं जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम जीवाश्मी ईंधन की जगह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अब हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी जाएंगे। तो सबसे पहला तो हमने जीवाश्मी ईंधन पढ़ा था। अब हम जीवाश्मी ईंधन से ही दूसरा जो वैकल्पिक है, ज़्यादा आसान है, उसको पढ़ेंगे। नंबर 2 जो आपका ऊर्जा का स्रोत है वो है तापीय विद्युत संयंत्र। इसके बारे में आपने लिखना है। इसका आपने यहाँ पर चित्र भी बनाना है। चित्र आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कुकर की सहायता से दिखा रखा है। हालांकि कुकर नहीं, यहाँ पे सामान्य जब तापीय विद्युत संयंत्र बनाया जाता है तो किसी बड़े बर्तन में, बहुत बड़े कंटेनर्स में पानी को गर्म किया जाता है। तो ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है ये कोयले से ही होती है। कोयले को जलाने के बाद होती है। पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद एक भाप नली के द्वारा जो उसकी भाप है उसकी सहायता से
टरबाइन होते हैं, बहुत सारे टरबाइन होते हैं, इन टरबाइनों को घुमाया जाता है। टरबाइनों के घूमने से डायनामो, जिसे हम सामान्य भाषा में जनरेटर या जनित्र भी कह सकते हैं, जनरेटर को ऊर्जा मिलती है और जनरेटर क्या बनाता है, बाद में विद्युत उत्पन्न करता है और यही विद्युत हमारे घरों तक आती है। तो ये पूरा का पूरा तापीय विद्युत संयंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। आपने ये पूरा का पूरा चित्र भी बनाना है। इसके बाद आप तापीय विद्युत संयंत्र में आपने लिखना है, विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। इतना ही आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 में आपने लिखना है जल विद्युत संयंत्र। तो इसमें आपने लिखना है, जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध किया गया है। तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, इसी चित्र से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी जलाशय में यहाँ बांध हो सकते हैं, ऊंचे बड़े बड़े बांध होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जल को संचय करके रखा जाता है। उसके बाद क्योंकि ऊंचाई पर जल रहता है, उस ऊंचाई से कपाट दे रखे हैं, यहाँ कपाटों को खोला जाता है, जिससे क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ फ्लो के साथ या तेज़ वेग के साथ जल आता है। जल आने से अगेन वापस वही होगा, टरबाइन यहाँ देख रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ये टरबाइन घूमता है। इस टरबाइन के घूमने की ऊर्जा जाती है पावर हाउस या जिसे जनित्र या डायनामो कहते हैं, वहाँ जाती है। फिर यहाँ पावर हाउस में विद्युत उत्पन्न होती है और यही विद्युत लाइनों के द्वारा हमारे घरों तक आती है। तो ये पूरा का पूरा जल संयंत्र, विद्युत जल संयंत्र इस प्रकार कार्य करता है। इसका भी आपने चित्र बनाना है। नेक्स्ट आपने इसमें ये भी लिखना है, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इससे हमारे पर्यावरण को कोई प्रदूषण नहीं होता है। नवीकरणीय का मतलब यह है क्योंकि जल हमेशा रहेगा पृथ्वी पर, वर्षा होती रहती है, जिस कारण जो जल स्रोत हैं या नदियाँ हैं वो दोबारा भर जाती हैं, उनमें जल दोबारा भर जाता है। नेक्स्ट जो आपने लिखना है वो है बांध के हानियाँ। बांध, ये जो बांध लिखा हुआ है, तो बांध की हानियाँ, क्या बांध बनाने से क्या हानियाँ हो सकती हैं या जल विद्युत संयंत्र की क्या हानियाँ हैं। तो नंबर 1 हानि आपने लिखनी है, बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है। हर जगह बांध नहीं बनाए जा सकते, बांध वहीं बनाए जा सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी नदी या जलाशय होगा। नंबर 2 आपने लिखना है, बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये भी हम जानते हैं क्योंकि बांध कोई छोटी सी जगह पे नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन उसमें यूज़ हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बांध पानी के नीचे डूब जाती है। नंबर 3 आपने लिखना है, बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 4 आपने लिखना है, पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं, वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। जो पेड़ पौधे जल में डूब जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, अब वो जीवित नहीं रहते हैं, तो उनका अपघटन पानी के नीचे अवायवीय परिस्थितियों में होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी में होता है या ऑक्सीजन के अभाव में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो सड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न होती है वह है मीथेन गैस, और मीथेन गैस में क्योंकि कार्बन होता है, CH4 इस रासायनिक सूत्र है, तो कार्बन होता है और कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कारक होता है। तो इस प्रकार ये बांध बनाने के कुछ नुकसान हैं, कुछ हानियां हैं। तो इतना काम आपने आज कॉपी में करना है।